हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन का ये हमारा 10वां वीडियो है। इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की चर्चा करने वाले हैं। ये अधिनियम मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 8 नंबर और 15 नंबर के सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अब हम इसकी जो पृष्ठभूमि है इसे अगर देखें तो आरटीआई भारत में कब लागू हुआ है तो 2005 में लागू हुआ है, लेकिन विश्व में इसका इतिहास कैसा रहा है तो सबसे पहले आरटीआई जैसा एक कानून स्वीडन में पास किया गया था 1766 में। मतलब स्वीडन जो है वो आरटीआई पास करने वाला, आरटीआई लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। इसके बाद भारत में आज़ादी के बाद भारत में भी इसकी मांग बढ़ती रही और 1990 के दशक में सरकार ने एक समिति गठित की अरुणा राय की अध्यक्षता में। इसके बाद में फिर से एक समिति गठित की गई 1997 में एच.डी. शोरी की अध्यक्षता में। इन्होंने एच.डी. शोरी की जो समिति थी, इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। इस ड्राफ्ट का नाम था सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 1997 में आया था। तो इस ड्राफ्ट को कहा गया सूचना की स्वतंत्रता विधेयक। ये जो विधेयक था ये 2002 में पारित होता है और 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें मिल जाती है, लेकिन इसे लागू करने में भी समय लगाया गया और अल्टीमेटली 2005 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसे लागू करने से पहले ही भारत में कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने स्तर पर अपने राज्य में आरटीआई जैसे कानून लागू किए हुए थे और तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जहां पे 1997 में ही आरटीआई कानून आ गया था। इतनी चीज़ें हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। ये वनडे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त हैं। अब मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है? मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है आरटीआई एक्ट के उद्देश्य क्या हैं। ठीक, आरटीआई एक्ट के लाभ क्या हैं, आरटीआई एक्ट में चुनौतियाँ क्या हैं या इसके कुछ प्रमुख प्रावधान क्या हैं। ऐसे प्रश्न हमें मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आरटीआई के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य बहुत सामान्य है पर बहुत दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य था पारदर्शिता सुनिश्चित करना, सरकारी विभागों में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को कम करना, गोपनीयता को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो पब्लिक को नहीं दी जाती है उस गोपनीयता पर प्रहार करना और वाकई में जो सीक्रेसी मेंटेन करने लायक जो डेटा है या जो जानकारी है उन्हें सीक्रेट बनाए रखना भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। हम देखेंगे एक प्रश्न भी पूछा गया है इसके ऊपर कि ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन है जिसको सरकार पब्लिक करने से या पब्लिक को प्रोवाइड करने से मना कर सकती है। तो यहाँ पे गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक की या जनता की सहभागिता प्रशासन में सुनिश्चित करने के लिए भी आरटीआई एक्ट महत्वपूर्ण है। जब ये जानकारी मांगेंगे तो सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो जानकारी उन्हें दी गई है उन्हें वो जानकारी तथ्यात्मक रूप से करेक्ट हो और उसके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे काम हुआ हो। इसके अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे इस अधिनियम की धाराओं पर चर्चा करें तो धारा नंबर 2, हमेशा हम देखते हैं यहाँ पे परिभाषाएं लिखी होती हैं। तो धारा नंबर 2 में आरटीआई एक्ट से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे पहली परिभाषा है समुचित सरकार की। समुचित सरकार का मतलब क्या है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यहाँ पे समुचित सरकार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बहुत सारे तकनीकी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि एक डेफिनेशन केंद्र सरकार के लिए क्या बताया गया है?
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्व के अधीन या उसके नियंत्रण के अधीन जो भी वित्त पोषित किया जाता है वो सभी केंद्र सरकार कहे जाएंगे। उसी प्रकार के राज्य सरकार किसको कहेंगे? तो राज्य सरकार का मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गठित या उसके स्वामित्व के अधीन या उसके नियंत्रण के अधीन वित्त पोषित लोक प्राधिकरण किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। और इन्हें ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ही समुचित सरकार कहा गया है। अगला है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी के लिए भी बहुत सारे कंडीशन बताए गए हैं, जैसे कि सक्षम प्राधिकारी का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद की दशा में सभापति, मतलब सभापति यहाँ पे क्या हो गया? सक्षम प्राधिकारी। इसके अलावा उच्च न्यायालय की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति, जो उच्चतम न्यायालय की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सक्षम प्राधिकारी हैं। या किसी हाई कोर्ट की कंडीशन में, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है उस कंडीशन में वहाँ का जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वह भी सक्षम प्राधिकारी कहा जाएगा। तो इसमें बहुत सारे अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य की स्थिति में राज्यपाल हो गया, केंद्र की स्थिति में राष्ट्रपति हो गया, इन सभी को भी सक्षम प्राधिकारी कहा गया है। या आर्टिकल नंबर 239, आर्टिकल नंबर 239 संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत कोई प्रशासक अगर नियुक्त किया गया है उसे भी हम सक्षम प्राधिकारी कहेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस दी गई हैं सक्षम प्राधिकारी के बारे में। अगला है लोक प्राधिकारी किसे कहेंगे? तो लोक प्राधिकारी का मतलब है संविधान के द्वारा या संविधान के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा कोई व्यक्ति जिसको लोक प्राधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया हो उसे हम लोक प्राधिकारी कहेंगे। ठीक, संविधान के द्वारा या उसके अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या समुचित सरकार, यहाँ पे समुचित सरकार का कंडीशन देखा था ना हमने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो समुचित सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ये सभी क्या कहे जाएंगे? लोक प्राधिकारी कहे जाएंगे। इसके अलावा एक डेफिनेशन है अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसको कहेंगे? अभिलेख का मतलब है कोई भी दस्तावेज, कोई भी पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई फाइल, तो कोई पांडुलिपि या कोई दस्तावेज या कोई फाइल, ये सभी अभिलेख की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, या डिजिटल एज में कंप्यूटर द्वारा लिखित कोई जानकारी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक जानकारी, ये सभी अभिलेख के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला डेफिनेशन बताया गया यहाँ पे सूचना। ये डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। सूचना को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? सूचना का आशय किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, ज्ञान, ईमेल, परिपत्र, आदेश आदि सामग्री जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लोक प्राधिकारी के पहुंच योग्य है, वो सब कुछ सूचना के अधीन आएगा। ठीक है, सूचना की परिभाषा में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है? तो कोई भी अभिलेख, कोई दस्तावेज, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन, ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन है मतलब जो लिखित या अलिखित अवस्था में हो, या कोई ईमेल, कोई परिपत्र, कोई आदेश, ये सब कुछ इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है, वो सभी सूचना की कैटेगरी में आएंगे RTI एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा सूचना का अधिकार, इसकी भी परिभाषा दी गई है। सूचना का अधिकार का मतलब है कोई ऐसा इस एक्ट के अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसी सूचना जो कि पहुंच योग्य है, जो किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन है और इसे प्राप्त करना किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार के रूप में अभिलेखित किया गया है, वो क्या कहा जाएगा? सूचना का अधिकार कहा जाएगा।
ठीक है। तो कोई ऐसा सूचना जो किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन है और जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, ये अधिकार क्या कहा जाएगा? सूचना का अधिकार। ठीक। इस अधिकार में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें शामिल है इंस्पेक्शन या निरीक्षण। यदि कोई व्यक्ति किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है, इंस्पेक्शन या निरीक्षण, वो भी सूचना के अधिकार के अंदर शामिल है। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज का एक प्रति या एक फोटोकॉपी चाहता है, उसकी एक कॉपी चाहता है, वो भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। या कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक चीज़ का, कोई स्पेसिफिक आइटम का अगर सैंपल चाहता है या नमूना प्राप्त करना चाहता है, ये भी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत शामिल है। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सॉफ्ट कॉपी वो प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो वो भी डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ई डेटा अगर प्राप्त करना चाहता है तो यह भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, इसे सूचना माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस एप्लीकेशन का निपटारा, उस अनुरोध का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर किसी लोक सूचना अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी का मतलब है कोई अधिकारी जिसके पास उस विभाग, जिसको किसी विशेष विभाग का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो कोई लोक सूचना अधिकारी जिसे इस प्रकार का अनुरोध या आवेदन प्राप्त होता है, तो वह यथाशीघ्र और अधिकतम 30 दिन के भीतर जो सूचना प्राप्त करने वाला, जो अनुरोध करता व्यक्ति है, उसे सूचना उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो किसी विभाग का कोई लोक सूचना अधिकारी जो है, उसे आवेदन प्राप्त होने पर जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 30 दिन के भीतर आवेदनकर्ता व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराएगा। दूसरा, अगर सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, ऐसी कंडीशन में अर्जेंट बेसिस पर 48 घंटे के भीतर उसे सूचना प्राप्त करवाया जाएगा। और अगर उसका आवेदन अस्वीकृत या निरस्त कर दिया गया है, तो इसका कारण बताना भी आवश्यक है कि उसे क्यों यह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगला है धारा नंबर 19। मान लो कोई व्यक्ति जिसने अप्लाई किया था किसी इन्फॉर्मेशन के लिए और उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, उसका आवेदन वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उसे वहाँ से, आवेदनकर्ता को किसी विभाग से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना था आवेदन, और उसे वह इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में वह 30 दिन के भीतर उस विभाग के ज्येष्ठ अधिकारी या सुप्रीम अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। या अगर वो वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वहाँ से भी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में वो अपना सेकंड अपील कर सकता है 90 दिन के भीतर। ये जो अपील है कहाँ पे करेगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को वह अपनी अपील करेगा और इस अपील का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। अंतिम रूप में जो निर्णय लिया जाएगा आयोग के द्वारा, वह निर्णय जो है वो बाध्यकारी होगा। ठीक है, इसके बाद कहीं भी अपील नहीं किया जाएगा। अगला है धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में दंड का प्रावधान किया गया है। किस चीज़ के लिए दंड? अगर कोई लोक सूचना अधिकारी समय पे किसी आवेदन का निपटारा नहीं कर पाता है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है आवेदनकर्ता को, ऐसी कंडीशन में उस अधिकारी के खिलाफ, उस लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंड लगाया जाएगा। कितना दंड रहेगा? तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड न करने का पर डे उसको 250 रुपीज़ या अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। पर डे के हिसाब से उसे 250 रुपये और अधिकतम एक दिन के हिसाब से उसमें 250 ऐड होता चला जाएगा। और जब तक ये राशि 25,000 हो जाती है तो उसके बाद ये मैक्सिमम लिमिट होगी। 25,000 के बाद भी अगर वो 25,000 कहने का मतलब है कि अगर 100 दिन के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो 100 दिन के हिसाब से तो यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। 100 दिन तक अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है तो 250 के हिसाब से उसे
25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन 110 दिन बीत गए फिर भी उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पे अब इसको 250 से गुणा नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये 25,000। इसके बाद में वो कितने भी दिन तक उस एप्लीकेशन पर बैठा रहे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन देखा, कोई लोक सूचना अधिकारी, उसको बाध्यता क्या है कि यथाशीघ्र आवेदन प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उस आवेदन का निपटारा करे, अधिकतम 30 दिन के भीतर उस आवेदन पर निपटारा करे, जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर 30 दिन के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है तो पर डे के हिसाब से उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना हो सकता है, 100 दिन तक हो सकता है, मतलब 25,000 रुपये तक का इसको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो भी, मान लो 6 महीने तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है तो भी ऐसी कंडीशन में उसे केवल 25,000 रुपये तक का ही जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में है धारा नंबर 8। जैसे मैंने बताया था कि धारा नंबर 8 इसमें सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कौन कौन से ऐसे अपवाद होंगे, कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे अपवाद स्वरूप जिनको कि प्रकट किए जाने या प्रदान किए जाने से छूट मिली होगी, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो धारा नंबर 8 में इसका जिक्र मिलता है। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा या विदेश संबंध पर खतरा आए, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जाएगा, या फिर उसको सरकार मना कर सकती है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से, आवेदनकर्ता के लिखित आवेदन के बाद भी। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे कि न्यायालय की अवमानना होती हो, उस इन्फॉर्मेशन को प्रकट किए जाने से या फिर RTI उस पर लगाने से मना किया जा सकता है। उस ऐसे विशेष केसेस में सूचना देने से मना किया जा सकता है। या फिर संसद या राज्य विधानमंडल का अगर विशेषाधिकार भंग होता हो, ऐसे केसेस में भी RTI को रिजेक्ट किया जा सकता है। या अगर किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, ऐसे केस में भी RTI रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, किसी व्यक्तिगत सूचना जो लोकहित से संबंधित नहीं है, मान लीजिए कोई जज है और आप जज के पर्सनल रिलेशन के बारे में, उनके कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या वो कब पिछले हफ्ते कहाँ घूमने गए थे, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्तिगत सूचना है जो लोकहित से संबंधित नहीं है, वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पे कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो, ऐसी कोई सूचना जिसको पब्लिक करने से कॉपीराइट का वायलेशन होता हो, उन्हें प्रकट करने से, ऐसी सूचना को प्रदान करने से मना किया जा सकता है धारा नंबर 8 के अंतर्गत। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से सूचना हैं जिनको प्रदान किए जाने से या प्रकट किए जाने से या पब्लिक में डिस्क्लोज किए जाने से छूट प्राप्त है, तो इन सभी को हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य बातें हैं जिनको आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए प्रावधानों को कंप्लीट करेंगे। ठीक, थैंक यू।